जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। आपसे पूछे गलत युग को छाटिए। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सुंदरवन जो है या विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है और यह पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। भितरकनिका जो है या उड़ीसा में है, या भी सही हो जाएगा। पिचवरम जो है तमिलनाडु में है, या भी सही हो जाएगा। बेम्बनाथ झील जो है कर्नाटक में बताया है, या ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बेम्बनाथ जो है या कर्नाटक में नहीं, यहाँ पर केरल में है। केरल में स्थित बेम्बनाथ झील या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील है कुडुनाड क्षेत्र में, या केरल में है, ना कि कर्नाटक राज्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1982 में। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्निर्मित सहायता प्रदान करना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और स्व सहायता समूहों को समर्थन देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया। इस दिन को चुनने का कारण 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसका उद्देश्य ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ को कम करना था। बाकी विकल्पों की बात करें तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। चलिए सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को अभी हम लोग पढ़े विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। आपसे पूछा है कि साहित्य के क्षेत्र में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए मिला। वह भारत और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। बाकी विकल्पों की बात करें तो अमृत सेन जो दिया है, इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला उससे 1998 में। सीबी रमन, इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में। और कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 2014 में मिला मलाला यूसुफजई के साथ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से किसे ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। आपसे पूछा निम्न में से किस ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ के अंतर्गत 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें शामिल की गई। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्सोफ्लोराइड। बाकी जो ऑप्शन दिया ओजोन को नहीं शामिल किया गया। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन इसमें शामिल नहीं है क्योंकि यह ग्रीन हाउस गैस की बजाय मुख्य रूप से स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत के रूप में अल्ट्रावायलेट विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सांसदों द्वारा किया जाता है और उनका मुख्य दायित्व राज्यसभा का संचालन करना है। राज्यसभा में यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति हो तो उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभा का संचालन करते हैं।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। इसे पहले दुम हवाई अड्डा कहा जाता है। 1995 में इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। बाकी विकल्पों की बात करें तो भुवनेश्वर में यहाँ बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सिलीगुड़ी में यहाँ बागडोगरा हवाई अड्डा है। हैदराबाद में यहाँ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहलाते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका बेल्ट, तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को बेल्ट कहलाते हैं, यह भी सही है। मध्य एशिया स्टेपी, तो मध्य एशिया के घास के मैदान को स्टेपी कहलाते हैं, यह भी सही है। अर्जेंटीना जो दिया है पेरिस, या गलत हो जाए, अर्जेंटीना के घास के मैदान पंपास है, पेरिस नहीं, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना के घास का मैदान का नाम पंपास है, ना कि पेरिस, तो ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी याद में सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत चंद्र महानुलोबिस के। भारत सरकार ने 2007 से हर साल 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाने का निर्णय लिया। यह दिन प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महानुलोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। उन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। महानुलोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। या आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, यह ऑप्शन सही है। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और सुजाउद्दौला मीर कासिम व शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया। अंग्रेज सेना का नेतृत्व तो हेक्टर मुनरो ने किया, तो यह ऑप्शन सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, तो यह युद्ध को गोरखा युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ और इसका अंत सुगोली की संधि से हुआ, तो यह भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी दिया लॉर्ड वेलिजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान शहीद हुए। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिजली था, यह भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी जो दिया है लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह गलत है, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था, ना कि लॉर्ड कार्नवालिस के समय में, या लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था, ना कि लॉर्ड कार्नवालिस के। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत ऑप्शन है। ऑप्शन डी गलत ऑप्शन है। लॉर्ड कार्नवालिस की बात करें तो मुख्यतः तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए प्रसिद्ध थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टांगानिका झील। टांगानिका झील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टांगानिका झील अफ्रीका में स्थित है और यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। बैकाल झील के बाद विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील जो है यह भी है। यह झील 4 देशों से घिरी हुई है, तंजानिया, कांगो, बुरुंडी और जाम्बिया से। बाकी विकल्पों की बात करें तो बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। सुपीरियर झील की बात करें तो यह उत्तर अमेरिका में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ग्रेट बैरियर झील जो है कनाडा में क्षेत्रफल और के आधार पर बड़ी है, पर गहराई व लंबाई में नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 43। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर आधारित है। अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य
सभी मजदूरों को या जीविका योग्य वेतन, कार्य की उचित स्थिति और आजीविका की गारंटी सुनिश्चित करेगा। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 45 जो है या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से द ऑडिसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से द ऑडिसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बराक ओबामा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा द ऑडिसिटी ऑफ होप थॉट्स ऑन रिलिविंग द अमेरिकन ड्रीम नामक किताब वर्ष 2006 में प्रकाशित हुई। इसके लेखक हैं बराक ओबामा, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इस किताब में ओबामा ने अपने राजनीतिक विचार अमेरिका के भविष्य और नीतियों के बारे में लिखा है। बराक ओबामा की एक और प्रसिद्ध किताब है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, जो कि 1995 में आई। बाकी विकल्पों की बात करें तो बिल क्लिंटन, इनकी आत्मकथा है माई लाइफ। हिलेरी क्लिंटन की बात करें तो इनकी एक किताब है लिविंग हिस्ट्री, और मिशेल ओबामा की इनकी पुस्तक है बिकमिंग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस संरचना का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संरचना का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने 1678 में अपनी माता दिलरस बानो बेगम, जिन्हें रबिया उद दौरानी भी कहा जाता है, की स्मृति में बनवाया। इसका निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में हुआ, इसलिए इसे अक्सर औरंगजेब से जोड़ा जाता है। इसे दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका डिजाइन ताजमहल से मिलता जुलता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया मुमताज महल की याद में 1632 से 1648 में। हुमायूं का मकबरा अकबर ने अपनी मां हमीदा बानो बेगम के लिए बनवाया। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की, इल्तुतमिश ने पूरा किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में राजभाषा आयोग के बारे में वर्णन करता है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में राजभाषा आयोग के बारे में वर्णन करता है। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 344। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 जो दिया हुआ है, या संघ की राजभाषा यानी कि हिंदी को देवनागरी लिपि में स्वीकार किया गया संबंधित। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग और संसदीय समिति गठन जो राजभाषा के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करता है, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों की सूची से संबंधित। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों की सूची से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 2026 का पुरुष हॉकी विश्व कप कब खेला जाएगा। आपसे पूछा है कि 2026 का पुरुष हॉकी विश्व कप कब खेला जाएगा। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेल्जियम एवं नीदरलैंड में। 2026 का पुरुष हॉकी विश्व कप बेल्जियम एवं नीदरलैंड में खेला जाएगा। बाकी बात करें पुरुष हॉकी विश्व कप की, तो हॉकी विश्व कप की शुरुआत जो हुई थी 1971 में बार्सिलोना स्पेन से हुई। पहले विजेता रहे पाकिस्तान, 1971 में जीता। सबसे अधिक विजेता देश है पाकिस्तान, 4 बार। भारत ने कितनी बार जीता, तो भारत ने केवल 1 बार जीता है 1975 में कुआलालंपुर मलेशिया में। 2023 हॉकी विश्व कप जो हुआ भारत उड़ीसा में हुआ, भुवनेश्वर और राउरकेला में। विजेता रहा जर्मनी, उप विजेता रहा बेल्जियम। 2026 हॉकी विश्व कप होगा बेल्जियम और नीदरलैंड में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि भारत किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसकी राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली आईटी हब कहा जाता है, कारण यहाँ भारत की सबसे बड़ी आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर कंपनियां और स्टार्टअप्स का केंद्र है। बेंगलोर में इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कई कंपनियों के मुख्यालय और कार्यालय हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। भाग 16 जो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। भाग 14 की बात करें तो अनुच्छेद 320 से 342 तक है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। भाग 16 इसमें अनुसूचित जातियों
एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी से संबंधित विशेष प्रावधान। तो भाग 16 जो है अनुच्छेद 330 से 342 तक है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। इसमें अनुसूचित जातियों जैसे कि एससी, अनुसूचित जनजातियों जैसे कि एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों जैसे ओबीसी से संबंधित विशेष प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा एंग्लो इंडियन समुदाय से जुड़े विशेष प्रावधान सम्मिलित हैं। अब बाकी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। आपसे पूछा कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हो। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत की संसद द्वारा पारित एक व्यापक कानून है। इसे भोपाल गैस त्रासदी 1984 के बाद पर्यावरण संरक्षण को कानूनी शक्ति देने के लिए लागू किया गया। यह अधिनियमन केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा और सुधार से संबंधित सभी कदम उठाने का अधिकार देता है। इस अधिनियम के अंतर्गत वायु, जल, भूमि प्रदूषण नियंत्रण और जैव विविधता संरक्षण के लिए नियम बनाए गए। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद ऑप्शन ए जो दिया है 1981, या उस वर्ष वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है या सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की, या सही है। सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने की थी, या भी सही है। सेवा समिति, यह कलकत्ता में बनी है और इसका संबंध राष्ट्रीय आंदोलनकारियों से था। हृदयनाथ कुंजरू का इससे कोई संबंध नहीं था, इसलिए यह विकल्प गलत हो जाएगा। हृदयनाथ कुंजरू एक प्रमुख आदिवासी नेता थे और बाद में सांसद भी बने। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना राम वाजपेयी द्वारा की गई थी। तो ये थे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो